मुखिया नींद से हड़बड़ाकर उठता है। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं नहीं, अब और नहीं, मुझे इसका कुछ करना होगा। इस नुकसान की भरपाई करने का अब एक ही तरीका है। ऐसा करता हूँ, इस बला को गांव वालों के सिर मढ़ देता हूँ। चंद्रगिरी राज्य के सरसपुर गांव में एक पेड़ के नीचे गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने आदित्य का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अब बेचारा इस उम्र में कहाँ जाता। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम गांव वाले इसको कब तक संभालते हैं। ये मुखिया जी की ही जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बेखूबी निभाई भी। चलो बढ़िया है। अरे बस भाई बस, अब इतनी तारीफ भी मत करो। आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तो मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है कि किसी अनाथ की मदद करें। अब मुखिया होकर इतनी सी भी मदद नहीं करेंगे तो मेरे मुखिया होने का क्या फायदा। लेकिन मुखिया के दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था। अपने मन ही मन में मुखिया कहता है, अरे 5 महीने से उसे पाल रहा हूँ, अभी तो उसकी उम्र ही क्या हुई है। पता नहीं कब बड़ा होगा और मुझे कमा के देगा। इन 5 महीनों में मेरे उसके ऊपर 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। मुखिया रास्ते भर सोचता रहता है। उसे सब अजीब निगाहों से देख रहे थे। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मुझे और कितना खर्चा करना पड़ेगा। कहीं मुझे उससे कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा सारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 साल बाद अब आदित्य बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आदतें अभी भी शरारतों वाली ही थीं। गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो उसी में रहता था। आदित्य अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, तभी गांव की एक लड़की अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर आती है और आदित्य के झोपड़ी में घुस गई। वो उसे प्यार से आदि बुलाती थी। ये लो आदि, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना लो। अरे सिया, तुम फिर से खाना ले आए हो। कितनी बार कहा है मत लाया करो। अब मैं खुद अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब तुम खाना ले आती हो तो मेरा कोशिश से ध्यान ही हट जाता है। वो खाना इसलिए लाती हूँ कि मुझे पता है तुम भूखे हो, और मैं क्यों लाती हूँ ये भी तुम्हें अच्छी से पता है। सिया इतना कहकर झोपड़ी के बाहर चली गई। कुछ देर बाद आदित्य भी खाना खाने के बाद अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसकी झोपड़ी के बाहर मुखिया जी खड़े हुए थे। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही आ रहा था। और आदित्य, खाना खा लिया? जी मुखिया जी, अभी अभी आपकी बेटी लेकर आई थी। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपना ख्याल खुद रखना सीखो। जी मुखिया जी, बचपन से लेकर आज तक आपने ही तो हमारा ख्याल रखा है। अब मुझे शर्म भी आने लगी है। मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो तुम अपना काम करना चाहते हो, लेकिन करोगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं राज्य में जाकर व्यापार करूँ। अगर सही चला तो अच्छा खासा धन मिलेगा। लेकिन तुम तो आज तक घर के बाहर कहीं निकल कर ही नहीं गए हो, तो तुम व्यापार कैसे करोगे? इसके लिए तुम्हें बहुत सारा धन भी चाहिए होगा, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब चाहे कुछ भी हो मुखिया जी, मैं वहां जाकर कुछ भी कर लूंगा। मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन कुछ बन कर दिखाऊंगा। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो अब ठीक है। मुखिया इतना बोलकर आदित्य पास से अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर मुखिया बहुत गुस्से में था। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैंने सोचा था कि ये बड़ा होकर मुझे कमा कर देगा। मैंने 10 वर्षों में इसके ऊपर 3 लाख रुपए खर्च किए। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ये बात सोचकर मुखिया को और चिंता सताए जा रही थी। उसे सोते हुए भी सपने आने लगे थे। मुखिया जी, पिछले 10 सालों से हमें कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है। अब हमारा व्यापार बिल्कुल ही ठप होने की कगार पर है। अब तो नौकरों की तनख्वाह भी अपने पास से देनी पड़ती है। मुखिया नींद से हड़बड़ाकर उठता है। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं नहीं, अब और नहीं, मुझे इसका कुछ करना होगा। इस नुकसान की भरपाई करने का अब एक ही तरीका है। ऐसा करता हूँ, इस बला को गांव वालों के सिर मढ़ देता हूँ।
अगले दिन गांव में एक बाबा आता है। वो मुखिया को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मुझे तुमको एक बहुत ही आवश्यक सूचना देनी है। इस गांव में आने वाले कुछ ही समय में बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट बाबा? ये गांव गंभीर रूप से शापित हो चुका है। इस गांव में अगले 5 वर्षों तक अकाल पड़ने का योग बन रहा है। क्या अगले 5 वर्षों तक अकाल? मतलब 5 वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी? बाबा की ये बात सुनकर गांव के सभी किसान चिंता में पड़ गए। बाबा, इसका कुछ उपाय नहीं है क्या? पहले मुझे ये बताओ, इस गांव में कितने अनाथ रहते हैं? बाबा, इस गांव में तो सिर्फ एक ही अनाथ रहता है, जिसकी जिम्मेदारी वर्षों से हमारे मुखिया जी संभाल रहे हैं। ये इसका सिर्फ एक ही उपाय है। गांव में से उस अनाथ को बाहर निकाल दो। लेकिन इससे उस अनाथ का क्या लेना देना? जो सच था वो मैंने बता दिया। अब इसका उपाय तुम्हारे हाथों में है। गांव को अकाल से बचाओगे या सभी मिलकर इसकी सजा भुगतोगे? मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाबा अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर सभी गांव वाले फैसला करते हैं। अरे मुखिया जी, अगर हमको जीवित रहना है तो इस आदित्य को गांव से बाहर निकालना ही होगा। हाँ मुखिया जी, जब एक इंसान के जाने से गांव में सब कुछ सही रहेगा तो उसको गांव में रखकर पूरा गांव सजा क्यों भुगते? उसको निकालना ही सही रहेगा। सभी गांव वालों ने फैसला करके उसको गांव से बाहर निकाल दिया। आदित्य उस गांव से चल दिया। गांव के बाहर उसको मुखिया की बेटी सिया मिलती है। आदि, तुम सब कुछ छोड़कर जा रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी कभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा था कि राज्य में जाकर व्यापार करूंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा, तब जाकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन मैं अब इतना बड़ा अपराधी हूँ, मुझे ये गांव छोड़ना होगा। आदि, ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? कैसे रहोगे अब? मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना आदि। आदित्य वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। वो थक चुका था। आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाम भी होने वाली है और ये जंगल कितना डरावना है, मुझे यही रात बितानी पड़ेगी। अगर रात के समय किसी जंगली जानवर ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? उसके मन में अजीबो गरीब सवाल आ रहे थे। तभी उसकी नजर सामने पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी, जो उसको लगातार घूरे ही जा रहा था। अरे बाप रे, ये पक्षी तो बाकी पक्षियों से अलग है और इसका आकार भी कितना बड़ा है, लेकिन ये मुझे लगातार ऐसे क्यों घूर रहा है? तभी वो पक्षी वहां से उड़कर आदित्य के पास आकर बैठ जाता है। वो पक्षी आदित्य से कहता है, क्या तुम चंद्रकांत के पुत्र हो? पक्षी को इंसानी आवाज में बात करते देख आदित्य घबरा जाता है। तुम तो एक पक्षी हो, तो तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुम चंद्रकांत के पुत्र हो? हाँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही तुम्हें छोड़कर चली गईं। और जब तुम 10 वर्ष के थे तो तुम्हारे पिताजी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुखिया ने ली, लेकिन तुम्हें अब गांव से निकाल दिया गया है। आदित्य चौंक कर बोला, मैं तुम पर ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? ना जाने तुम कौन हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुमने कभी सोचा है कि गांव वालों ने तुम्हारे पिता के बारे कुछ कहा हो? तुम्हारे पिता के बारे में कोई बातें क्यों नहीं करता है? न जाने क्यों अब उस पक्षी की बातें आदित्य को अजीब लग रही थी। वो डर गया और वहां से भयभीत होकर भागने लगा। भागकर वो एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचा। बाप रे बाप, आज तो जान बिल्कुल बच ही गई। ये स्थान मेरे लिए एकदम सही है। आसपास फलों के पेड़ पौधे भी हैं। अब जल्दी से खाने के लिए कुछ फल इकट्ठा कर लेता हूँ। आदित्य ने अपने लिए कुछ खाने के लिए फल इकट्ठे किए। फलों को खाकर आदित्य सो गया। सुबह तक उसका डर शांत हो चुका था। वो अपने आप से कहता है,
वैसे देखा जाए तो वो पक्षी ठीक ही कह रहा था। मेरे पिताजी के बारे में कभी भी किसी ने कुछ भी बात नहीं की। जब मैंने एक बार मुखिया से पूछा तो उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि एक बार तुम्हारे पिता जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आदित्य फिर से उसी जगह जाता है जहां उसे वो पक्षी मिला था। वो खड़े होकर कुछ देर इंतजार करता है। तभी वही पक्षी उसके पास आ जाता है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। कहाँ है मेरे पिताजी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें अपने पिता से मिलने से पहले मुझे श्राप से मुक्त करना होगा, तभी मैं उनसे मिलने का रास्ता बता सकता हूँ। मैं अपने पिता को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर आदित्य उसके पीछे पीछे चल देता है। वो पक्षी आदित्य को एक गुफा में लेकर आता है। तुम यहाँ पर खोदो, तुम्हें कुछ मिलेगा। आदित्य उस बताई हुई जगह को खोदता है। उस जगह से एक छोटा सा संदूक निकलता है। जब आदित्य उस संदूक को खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? इसमें तो बहुत सारे कीमती हीरे हैं। ये सब मेरे लिए है। हाँ आदित्य, ये सब तुम्हारे लिए है। लेकिन तुमको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर खजाना है? लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि तुम हो कौन और मेरे पिताजी आखिर गए कहाँ? समय आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें इस खजाने को लेकर गांव नहीं, राज्य जाना होगा। वहां तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना है। हाँ ठीक है, मेरे ऐसा ही करूंगा। लेकिन तुम मेरे पिता से कब मिलाओगे? अभी मैंने जितना कहा है पहले उतना करो। अगली बार जब तुम आओगे तब मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पिता कहाँ मिलेंगे, लेकिन तुम यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। ऐसा नहीं होगा। इससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे मेरे पिताजी से मिलने पर होगी। तो अब मैं चलता हूँ। आदित्य वहां से उन हीरो को लेकर राज्य की ओर चल पड़ा। काफी समय चलने के बाद वो राज्य पहुंच गया। वहां जाकर वो कुछ हीरो को सुनार की दुकान पर लेकर जाता है। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। वो हीरा सुनार को देता है। उस हीरे को देखकर सुनार चौंक कर बोला, अरे बाप रे बाप, इतना कीमती हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे वो क्या है ना कि मेरे पिताजी का इनका व्यापार करते थे, तो ये कुछ हीरे थे तो मैं ले आया। कोई बेवकूफ ही होगा जो इनको नहीं खरीदेगा। बहुत मैं तुम्हें इनकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। सुनार उसको मुंह मांगी कीमत दे देता है। उन पैसों को लेकर आदित्य खुश होकर वहां से चल देता। आदित्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बाप रे बाप, 4 हीरो का मुझे इतना सारा धन मिला, तो सारे हीरो का कितना मिलेगा? आदित्य ने धीरे धीरे 1 महीने के भीतर सारे हीरो को बेच दिया। उसने उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर घर खरीद लिया। मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया है। अब मैंने सारे हीरे को भी बेच दिया है। अब मुझे सिर्फ मेरे पिताजी चाहिए। अब मैं कल सुबह ही उस पक्षी के पास जाऊंगा। आदित्य सुबह जल्दी ही उठकर उस जंगल की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद आखिर वो उस जगह पर पहुंचा गया जहां उसे पहली बार पक्षी मिला था। वो वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वही पक्षी उसके पास आता है। मैं वापस आ गया हूँ। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब तो तुम मेरे पिताजी से मिल पाओगे ना? हाँ आदित्य, मुझे सब कुछ याद है। अब आओ मेरे साथ। वो पक्षी आदित्य को फिर से उसी गुफा में ले जाता है जहां पहले ले गया था। आदित्य, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये पत्थर देख रहे हो, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। कल काली पूर्णिमा की रात है और तुम्हें कल रात को इस पत्थर को जमीन पर पटक कर तोड़ना है, जिससे मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगा। तो मुझे इस पत्थर को तोड़ना होगा। मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। ये पत्थर अगर आज टूट गया तो मैं इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा और तुम्हारे पिता तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएंगे। आदित्य, अभी तुम घर जाओ। तुम्हें कल रात आकर इसको तोड़ना है। ठीक है, तो मैं कल आऊंगा। इतने दिन इंतजार कर लिया है तो एक दिन और सही।
आदित्य वहां से अपने घर चला आया। अगले दिन आदित्य वहां समय से पहले ही पहुंच जाता है। हमें रात्रि होने का इंतजार करना होगा। वे दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जब रात होती है तो आदित्य उस पत्थर को निकाल कर ले आता है। आदित्य, ये पत्थर जोर से पटकना, एक ही बार में टूट जाना चाहिए। आदित्य ने जोर से पत्थर को जमीन पर दे पटका। पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर के टूटते ही वह पक्षी एक इंसानी रूप में बदल गया। ये देखकर आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। पिताजी, आप तो इतने दिनों से आप ही मेरी मदद कर रहे थे, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। आज का दिन 20 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। अगर मैं तुम्हें पहले से ही सब कुछ बता देता तो मुझे डर था कहीं तुम उस पत्थर को तोड़ ना दो। लेकिन आप पक्षी बने कैसे? और वो हीरे? ये बात बहुत पुरानी है। गांव के मंदिर से ये हीरे निकले थे जो सबसे पहले मुखिया ने देखे थे, और ये बात मुझे पता चल गई थी। वो उन सारे हीरों को हड़पना चाहता था। मैं मुखिया के पास जा पहुंचा। ये आप गलत कर रहे हो। ये खजाना गांव के मंदिर से मिला है। इस पर सभी गांव वालों का अधिकार है। इसे तो खजाने के बारे में पता चल गया है। अगर इसने कहीं गांव वालों और राजा को बता दिया तो? अरे चंद्रकांत, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं कल ही गांव में इसकी खबर फैलाने वाला था, और वो खजाना तो मैं अपने साथ भी नहीं लेकर आया। मुखिया मुझे धोखे से इस गुफा तक ले आता। ये जगह, ये गुफा, यहाँ तो कोई नहीं आता। हीरे यही है, तू भरोसा कर और अंदर चल। जैसे ही चंद्रकांत अंदर जाता है, मुखिया पीछे से दरवाजा पत्थर से बंद कर देता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तेरे जैसे ईमानदार लोग जिंदा रहे तो लालच कैसे जिएगा? मैंने तो किसी लालच से नहीं, बस गांव की भलाई के लिए सोचा था। तुम चाहो तो इस खजाने के रक्षक बन सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने बेटे से दूर रहना होगा। तुम इस गुफा से बाहर तभी निकल पाओगे जब तुम पक्षी बनकर आसमान से इस खजाने की रक्षा करोगे। तुम इंसानी रूप में कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर यही मेरा कर्म है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये कोई सामान्य हीरे नहीं है। तुम वापस से इंसानी रूप में तभी आओगे जब तुम अपने बेटे से इस पत्थर को तुड़वाओगे, जिसे मैंने आसमान से उड़ते हुए सालों तक बचाया। हर बार जब तुम्हें चोट लगी मैं कांपा, और अब जब तुम सच्चे दिल से गांव को बचाने निकले हो तो ये हीरे तुम्हारे हैं। दोनों अब अपने नए घर में वापस लौट आते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।